स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 नवंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के ज़मीन मालिकों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, नए सरकार बनने के बाद अब म्यूटेशन प्रक्रिया में सुधार होगा। ज़मीन मालिकों को जल्द ही नई सुविधा मिलने वाली है। दरअसल बात है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और फिर भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली पहली प्राथमिकता है। आम जनों में जागरूकता के लिए प्रकाशित दोनों बिहार भूमि पुस्तक और फिर राजस्व शब्दावली की उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रशंसा की है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने म्यूटेशन प्रक्रिया को लेकर के आम लोगों को हो रही परेशानी पर चिंता जताते हुए कहा कि इस दिशा में व्यापक सुधार किया जाएगा ताकि नागरिकों को त्वरित और फिर सुविधाजनक सेवा मिल सके। साथ ही साथ अंचल कार्यालयों से लेकर के विभागीय मुख्यालय तक कार्य प्रणाली को पूरी तरीके से पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और नागरिक केंद्रित बनाने पर भी बल दिया जाएगा। दोस्तों बिहार के बाद अब बंगाल में भी एसआईआर का मामला गर्मा गया है। दरअसल बात है कि एसआईआर को राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर हमला बताया है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर अवैध घुसपैठ और फर्जी मतदाताओं की पहचान के लिए जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एसआईआर को लेकर के शुरू हुआ सियासी विवाद अब पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। बिहार में ये मामला इतना गर्माया कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही एसआईआर अचानक राजनीतिक बहसों से गायब हो गया। हालांकि जिस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा की थी वह अब बंगाल में नई राजनीतिक हलचल का कारण बन गया है। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर केंद्र सरकार और फिर चुनाव आयोग दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर ने पूरे देश में अफरा तफरी मचा दी है और इस प्रक्रिया की वजह से 3 हफ्तों में 16 बीएलओ इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वहीं पर राहुल गांधी ने लिखा है कि एसआईआर किसी प्रशासनिक सुधार का प्रयास नहीं बल्कि एक साजिश है। या उनके अनुसार एसआईआर आम लोगों को प्रताड़ित करने की एक रणनीति है। बीएलओ कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बना करके उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा है। ये असफलता नहीं बल्कि सत्ता पक्ष द्वारा रची गई चाल है जिसके जरिए लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार लोगों की नागरिकता और फिर मताधिकार को खतरे में डाल करके लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। दोस्तों बिहार में जहरीली हवा और पानी से लंग कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल बात है कि पूरे भारत में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, जिसके बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते प्रदूषण और भोजन, पानी और फिर दैनिक प्रयोग की वस्तुओं में व्यापक संदूषण के कारण धूम्रपान न करने वालों में भी फेफड़े और फिर कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जहाँ अमेरिका के वेलेस्पन अस्पताल के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर तारकेश्वर तिवारी ने बताया है कि बिहार उन राज्यों में शामिल है जहाँ पर सर्दियों के महीने में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब रहती है और फिर यहाँ भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर के गंभीर संदूषण की अतिरिक्त चुनौती भी है। वहीं पर डॉक्टर ने कहा कि पानी में प्रदूषण, खराब रहन सहन और फिर जीवन शैली के कारण फेफड़ों सहित कई अंगों के कैंसर में तेजी से वृद्धि हुई है। उन्होंने विशेष रूप से बताया है कि बिहार के 18 से अधिक जिलों जैसे कि बक्सर, भोजपुर और पटना सहित के कई जिलों के भूजल में आर्सेनिक संदूषण पाया गया है। यहाँ पर आर्सेनिक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका है जिससे सब्जियां, दूध और फिर स्थानीय पर्यावरण प्रभावित हो रहे हैं। वहीं पर एक रिसर्च से पता चलता है कि भारत में फेफड़ों के कैंसर के अधिकांश मरीज धूम्रपान न करने वाले हैं, जिसका मुख्य कारण लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहना है। यह अनुमान है कि भारत में 1.5 करोड़ से अधिक लोग फेफड़े के कैंसर से पीड़ित हैं। दोस्तों ऑनलाइन हाजिरी में लगातार गड़बड़ी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने अब कड़ाई से अनुशासन लागू करने का फैसला किया है। जैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर के नई सख्त व्यवस्था लागू की जा रही है। विभाग ने साफ कहा है कि यदि कोई भी शिक्षक सुबह 9:30 बजे से पहले इन और शाम 4 बजे के बाद आउट नहीं करता तो फिर उसकी उपस्थिति अमान्य मानी जाएगी और फिर वह वेतन कटौती की कार्रवाई अनिवार्य होगी। वहीं पर ऑनलाइन उपस्थिति में छेड़छाड़ रोकने के लिए अब जिला स्तर पर ई शिक्षा कोष सेल का गठन होगा। जिले के डीईओ कार्यालय से सभी स्कूलों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। ये सेल शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ स्कूलों में गुणवत्ता संचालन और फिर शिकायतों पर भी काम करेगा। इस सेल में अभिभावक, शिक्षक, आम लोग और फिर विद्यार्थी अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
दोस्तों, बिहार में गृह विभाग भाजपा नेता सम्राट चौधरी के पास जाने के बाद से सियासी बयानबाजी तेज है। इसको लेकर के वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी ने आगे कर रखा था। अभी तो गृह मंत्रालय छीना गया है और बहुत जल्द ही सीएम की कुर्सी भी बीजेपी छीन लेगी। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा यहाँ पर किसी और को बैठाने का काम करेगी। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह विभाग उनके पास नहीं है। जब पिछले 20 साल के शासन में गृह विभाग हमेशा से नीतीश के पास ही रहा है, लेकिन इस बार जब एनडीए की सरकार बनी तो फिर गृह विभाग भाजपा के पास गया। भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की कमान सौंपी गई। जब बिहार में पहली बार भाजपा का कोई भी नेता गृह मंत्री बना है जी आपको बता दें कि गृह विभाग भाजपा के पास जाने से विपक्ष लगातार हमलावर है। जब विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार को आने वाले समय में भाजपा कुर्सी से हटा देगी। हालांकि एनडीए के दलों का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे इस तरह की बातें को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड परियोजना को पूरा करने की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जो चुनाव के कारण मध्य पड़ी रफ्तार को अब दिशा देने की कवायद तेज हो गई है। 6 लेन की ये एक्सप्रेसवे जिले के 8 अंचल से होते हुए 56 गांवों से होकर के गुजरेगी। यह किशनगंज जिले में गंडक नदी पर एक पुल का भी निर्माण होगा। ये एक्सप्रेसवे जिले की सीमा में पहाड़पुर में प्रवेश करेगा, जो 8 अंचलों से गुजर करके शिवहर जिला में प्रवेश करेगा। आपको बता दो कि ये एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर के गुजरेगा। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला शामिल है। ये बिहार के 39 प्रखंडों तथा 313 गांवों से गुजरेगा। 520 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 32,000 करोड़ रुपए खर्च होगी। इस पर वाहनों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव की खूबसूरत महिला नेता सीमा कुशवाहा ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द बयां किया है। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार को लेकर के सीमा कुशवाहा का दर्द एक बार फिर से छलक उठा है। यह एक्स हैंडल के जरिए ताबड़तोड़ 3 से 4 पोस्ट सीमा कुशवाहा ने किया। अपने पोस्ट में सीमा कुशवाहा ने लिखा कि जो भी बद्दुआ दे रहा है अब बस भी कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। इस पोस्ट के जरिए चुनाव में हार की नाराजगी साफ झलकी है। वहीं पर इसके साथ एक और पोस्ट शेयर करके सीमा कुशवाहा ने लिखा कि जब रिश्वत रास्ता बन जाए तो फिर न्याय सिर्फ किताबों में रह जाए। ये इस पोस्ट के जरिए सीमा कुशवाहा ने इशारों में एनडीए पर जम करके हमला बोला। दरअसल विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि महिलाओं को 10,000 रुपये देकर के एनडीए ने वोट वसूले हैं। ऐसे में सीमा कुशवाहा ने भी कहीं ना कहीं यही आरोप लगाते हुए रिश्वत का जिक्र किया है। वहीं पर एक अन्य पोस्ट में सीमा कुशवाहा ने लिखा है कि भगवान का लिखा सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि परेशानियां बेची नहीं जाती है और सुकून कभी खरीदा नहीं जाता है। इस तरह से ताबड़तोड़ पोस्ट शेयर करते हुए सीमा कुशवाहा ने अपना दर्द शेयर किया है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर में एक बारात पूरी बारात लूट ले गई है, जहाँ साथ ही साथ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी किया गया है। दरअसल बिहार में भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना इलाके में एक रविवार रात एक बारात पर हमले और फिर लूट की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। जहाँ सिवानपुर गांव से निकली बारात जैसे ही इशीपुर थाना इलाके के सीमानपुर मोड़ के पास पहुंची तो अज्ञात बदमाशों ने दूल्हे की गाड़ी रोक ली। यह घटना बिहार के नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए चुनौती से कम नहीं है, जहां हमलावरों ने न सिर्फ बारात पर हमला किया बल्कि बारात में शामिल महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की है। जी हाँ, घटना इतनी भयानक थी कि बारात में दहशत फैल गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं पर मामले में स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई थानों की फोर्स मौके पर भेज करके जांच शुरू कर दी। जब वहीं पर बारात में शामिल लोगों ने डर और परेशानी के बीच पूरी घटना बताई है, जिसके मुताबिक शिवानपुर से निकली बारात जब इशीपुर थाना इलाके के सीमानपुर मोड़ के पास पहुंची तो अज्ञात बदमाशों ने दूल्हे की गाड़ी रोक लिया, घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। घटना रात करीब 11 बजे हुई है, जब बारात रुकने के बाद बदमाशों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की और दूल्हे और फिर उसके साथियों को गाड़ी से बाहर खींच लिया गया। लुटेरों ने कई बारातियों पर लाठी डंडे से हमला किया। इस दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और फिर उनके हाथों से सोने चांदी के गहने छीन लिए गए।
दोस्तों, नीतीश की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब लोगों को, बिहार के लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार अब बन चुकी है। मंत्रिमंडल भी आकार ले चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्री शपथ लेकर के अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब बारी है नए सरकार के कामकाज की और फिर जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने की। जब जनता ने नीतीश और मोदी की जोड़ी को 202 सीटें देकर के अपने उम्मीदों और फिर आशाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी एनडीए सरकार को दी है। जब चुनाव के दौरान एनडीए ने अपने साझा घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए थे। इनमें रोजगार, कैश, मुफ्त बिजली, मकान जैसे वादे शामिल हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि नई सरकार की तरफ से अब जनता को क्या क्या मिल सकता है, जिसकी घोषणा की जा चुकी है। नंबर 1 पर नौकरी और रोजगार। एनडीए ने वादा किया है कि 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर युवाओं को प्रदान किए जाएंगे। दूसरा नंबर है महिला समृद्धि। एनडीए के घोषणा पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। एनडीए की ओर से कहा गया है कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मिशन करोड़पति के माध्यम से चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। नंबर 3 है अति पिछड़ा वर्गों को आर्थिक और सामाजिक बल। जब घोषणा पत्र में कहा गया है कि अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यवसायिक समूह तांती, तमता, तत्मा, निषाद, मल्लाह, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बड़ाई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानून, दांगी, तुरहा, अमात, केवट और बाकी कई सारे जातियां हैं जिसको आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी। उनको 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। चौथा नंबर है किसान सम्मान और एमएसपी गारंटी। एनडीए के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए वार्षिक पहले से मिल रहे हैं। इस हिसाब से अब बिहार में किसानों को सालाना 9000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा एग्री स्प्रा ट्रैक्टर में 1 लाख करोड़ का निवेश और फिर पंचायत स्तर पर प्रमुख फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। वो फसल है धान, गेहूं, दलहन, मक्का। 5वां नंबर है मत्स्य दूध मिशन से समृद्ध किसान। जहाँ जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना की शुरुआत करके प्रत्येक मत्स्य पालक को 4500 से कुल 9000 रुपए दिए जाएंगे। मत्स्य मिशन के से उत्पादन एवं निर्यात दोगुना होगा। 6 है एक्सप्रेसवे और रेल। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान लाया जाएगा। 7 एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया गया है। जहाँ इसके अलावा 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक आधुनिकीकरण, अमृत भारत एक्सप्रेस और फिर नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा। 4 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। 7वां नंबर है आधुनिक शहरी विकास। जब वादा किया गया है कि न्यू पटना में ग्रीनफील्ड एक शहर, प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप, मां जानकी की पवित्र जन्मस्थली को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुर के रूप में विकसित किया जाएगा। 8वां है बिहार से सीधी विदेश की उड़ान। जी हाँ, घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि पटना के नजदीक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू होगी। 9वां नंबर है औद्योगिक क्रांति गारंटी। जब विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के तहत 1 लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाएंगे और विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाने की बात कही गई है। 10 नंबर पर है हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। 11वां नंबर है गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी। घोषणा पत्र में कहा गया है कि गरीबों को मुफ्त राशन मिलना जारी रहेगा। 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलेगा। 50 लाख नए पक्का मकान बनाए जाएंगे। वहाँ पर 12 नंबर पर है केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। जहाँ सभी गरीब परिवारों के छात्रों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता और स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब स्थापित करेगी। वहाँ पर अगला है 5 वर्षों में बाढ़ मुक्त बिहार। जहाँ फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना एवं फ्लड 2 फॉर्चून मॉडल के अंतर्गत नदी जोर परियोजना, तटबंध नहरों का शीघ्र निर्माण करके कृषि और फिर मत्स्य पालन को बढ़ावा देंगे। इन सभी चीज़ों की घोषणा की गई है। अब बिहार सरकार को इन सभी चीज़ों को पूरा करना है इस बार।
दोस्तों, वर्तमान भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के मंत्री बनने के बाद बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। जब पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को नए अध्यक्ष तलाशने की जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है। बिहार भाजपा का नया कप्तान कौन होगा, ये जल्द ही तय कर लिया जाएगा। बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात सामने आते ही कई नामों की चर्चा शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि पार्टी इस बार किसी स्वर्ण को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकती है। इसमें बिहार भाजपा के करीब आधा दर्जन स्वर्ण नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है। पर भाजपा की पुरानी परंपरा रही है कि पार्टी में एक आदमी एक पद लेता है। वैसे जेपी नड्डा इस मामले में अपवाद रहे हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को भी अध्यक्ष पद पाने के बाद नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। इस बार दिलीप जायसवाल एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट के सदस्य बनाए गए हैं। ऐसे में उनका अध्यक्ष पद से इस्तीफा होना तय माना जा रहा है। वैसे बिहार को नया कप्तान कब तक मिलेगा, इस पर जानकारों का कहना है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक बिहार में यह बदलाव होता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पदभार संभालते ही लगातार सुर्खियों में छा गए हैं। विपक्ष की तरफ से तंज कसे जा रहे हैं कि दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े मंत्री कैसे बन गए हैं। इस क्रम में जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने दीपक प्रकाश को लेकर के अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि है ना मोदी नीतीश का जादू। तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए हैं। है ना मोदी नीतीश का जादू। इस पोस्ट के जरिए तेज प्रताप यादव ने सीधा सवाल उठाया। एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति को पूरी तरीके से संवैधानिक और फिर वैधानिक बता रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। दीपक प्रकाश राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। बिना चुनाव लड़े मंत्री बनने पर वे जमकर के ट्रोल हो रहे हैं। दोस्तों, बिहार में एनडीए की फिर से नई सरकार में कामकाज शुरू हो गया है। एक तरफ शपथ लेने वाले मंत्री अपने अपने विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो फिर दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में आ गए हैं। चुनाव में करारी हार के बाद विपक्ष कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। एनडीए की जीत को साजिश बताने में लगा है, तो फिर वहीं पर नीतीश कुमार इन सबसे अलग होकर के अपने काम में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे। औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने जाकर के देखा कि कैसे काम हो रहा है। नीतीश कुमार ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री गए, जूता बनाने वाली फैक्ट्री में गए, कैसे क्या कुछ काम हो रहा है, इन सब को देखा। इस दौरान मौके पर उनके साथ मुख्य सचिव प्रति अमृत और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्यू जिल फैशन वेयर पहुंचे। यहां पर काम करने वाली महिलाओं से उन्होंने बातचीत की और महिलाओं के मन में भी जो भी था उन्होंने बताया। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कामकाज को देख करके खुश हुए। यहाँ पर कैसे क्या कुछ काम हो रहा है, इसके बारे में भी मुख्यमंत्री को बताया गया था। नीतीश कुमार ने लगातार दौरा करके ये साफ कर दिया है कि बिहार के विकास कार्य में जो वे जुट गए हैं। दूसरी ओर विपक्ष की ओर से बयानबाजी जारी है। कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, तेज प्रताप यादव की जल्द ही वापसी हो सकती है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद शपथ ग्रहण और नए मंत्रिमंडल का गठन भी कर लिया गया है। इस दौरान एक नाम खूब चर्चा में रहा, जो कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश ने बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद विपक्ष ने इसे परिवारवाद ठहराया। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक बार फिर से लालू परिवार की एंट्री हो गई है, जब क्योंकि सियासी गलियारों में तेज प्रताप यादव की आरजेडी में वापसी को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। दरअसल आरजेडी और तेज प्रताप दोनों ने दीपक प्रकाश पर निशाना साधते हुए एक ही कंटेंट लिख करके सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव आरजेडी में वापसी कर सकते हैं। दोस्तों, दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का निधन हुआ। धर्मेंद्र 89 साल के थे। ही मैन के नाम से मशहूर एक्टर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वे कुछ दिन मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। फिर उन्हें घर ले जाया गया था। घर से ही धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट चल रहा था। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है। जब उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को
पंजाब के नसरानी गांव में हुआ था। धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर 2025 को रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल ब्रिज कैंडी अस्पताल एडमिट कराया गया था। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। 10 नवंबर को उनकी तबीयत गंभीर हो गई थी, जब उनका पूरा परिवार उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। हेमा मालिनी, सनी देओल, ईशा देओल, करण देओल और फिर रणवीर देओल, अभय देओल सभी हॉस्पिटल पहुंचे थे। वहीं पर सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, अमीषा पटेल भी धर्मेंद्र से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र 1960 में एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। वे दिल भी तेरा हम भी तेरे में दिखे थे। इसके बाद वे 1961 की फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए। धर्मेंद्र 65 साल एक्टिंग में एक्टिव रहे और उन्होंने कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उन्होंने शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर, फूल और पत्थर, यादों की बरसात, बारात जैसी फिल्में दी है। वहीं पर 2023 में आई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनके कैरेक्टर की खूब चर्चा रही है। उन्होंने इस फिल्म में शबाना आजमी को किस किया था और जो कि खबरों में रहा था। जी, इसके अलावा वे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए। फिर ये फिल्म 2024 को रिलीज हुई। वहीं पर धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी लगातार काम कर रहे थे। उनके निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म भी इसी साल रिलीज होगी। वह फिल्म 21 में नजर आएंगे। इस फिल्म में वे अगस्त्या नंदा के पिता का किरदार अदा करने वाले हैं। वह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं पर धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की है। पहली शादी उनकी प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उन्हें 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और फिर अजीता देओल हैं। वहीं पर दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ हुई है। प्रकाश ने धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया था। वह धर्मेंद्र ने धर्म बदल करके दूसरी शादी की थी। हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और आहना देओल है। दोस्तों, बिहार की नई कैबिनेट में बेटे दीपक प्रकाश के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद रालों यानी कि आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा काफी चर्चा में है। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विपक्ष पर करारा तंज कसा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों को याद करते हुए कहा कि खाना खाते वक्त मक्खियां भन बनाएगी। जहाँ खाना खाते वक्त मक्खियां भन बनाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पोस्ट में लिखा कि कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज ना जाने क्यों बड़े भाई नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश कुमार जी ने कहा था कि खाना खाते वक्त मक्खियां भन बनाएगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। वहीं पर अपने इस पोस्ट के जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर पलटवार कर दिया है। दरअसल बिना चुनाव लड़े मंत्री बने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश लगातार विपक्ष के इशारे पर है। उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में दीपक प्रकाश सासाराम सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी नारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट भी बने थे, लेकिन नारायण पासवान को इस चुनाव में कुल 327 वोट मिले थे। साथ ही उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। दोस्तों, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपने विवादास्पद बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार भी वे अपने बयान के कारण चर्चा में। जामताड़ा जिले के नारायणपुर में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि एसआईआर के तहत यदि कोई अधिकारी या फिर बीएलओ नाम काटने के लिए गाँव आए तो फिर उसे गेट में ताला लगा करके बंद कर देना चाहिए। इसके बाद वे खुद आकर के गेट खोलवाएंगे। मंत्री अंसारी ने अपने बयान में बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं, जबकि उन लोगों के नाम जोड़े गए जो बीजेपी को पसंद करते थे और बाहरी थे। उनका दावा था कि ये 65 लाख वोटर्स करीब 80 विधानसभा सीटों के बराबर थे, जो कि हमसे छीन ली गई है। दोस्तों, 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस पंचायत चुनाव में सबसे खासियत और नई चीज ये होगी कि इस पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम से वोटिंग होगी। जब मल्टी पोस्ट ईवीएम शायद इससे पहले और कभी इस्तेमाल नहीं किए होंगे, पहली बार ये पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होंगे, खास करके बिहार पंचायत चुनाव 2026 में। आपको बता दूं कि इस मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन से एक साथ 6 पदों के लिए वोटिंग होगी। 6 पदों के लिए वोट पड़ेंगे। जहाँ सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आयोग ने यानी कि चुनाव आयोग ने ECIL हैदराबाद को 32,000 से ज्यादा मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीनें खरीदने का आदेश भेज दिया है। ये मशीनें चुनाव से काफी पहले बिहार पहुंच जाएगी। मशीनों के साथ पावर पैक, टोटलाइजर और डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल भी खरीदे जा रहे हैं, ताकि मतदान और फिर मतगणना बिना किसी परेशानी की हो सके। सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए 208 करोड़ रुपए निर्वाचन आयोग को दिए हैं। इस बार पुराने
EVM 3 मॉडल की जगह नई मल्टी पोस्ट EVM इस्तेमाल होगी, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट और 6 बैलेट यूनिट लगे रहेंगे। इस नई मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके माध्यम से पंचायत चुनाव के सभी 6 पदों के लिए एक ही मशीन से वोट डाले जा सकेगा। जब ये 6 पद होंगे, जब 6 कौन कौन से पद होंगे इसके बारे में बात करते हैं। इसमें नंबर 1 पर है वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ये सभी 6 पद शामिल है। इस मशीन में नोटा का विकल्प नहीं होगा, यानी कि नोटा नहीं होगा। अगर किसी पद पर 15 से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो फिर उस पद के लिए एक और बैलेट यूनिट जोड़ी जाएगी। जब वहीं पर नई तकनीक के इस्तेमाल मतदान और फिर मतगणना दोनों में काफी तेजी आएगी। जब मतदाताओं को लाइन में कई बार खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, सारे वोट एक साथ एक ही बार में पड़ जाएंगे। इस मशीन में मौजूद डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल से नतीजे भी जल्दी और फिर साफ तरीके से मिल सकेंगे, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी या फिर मनमानी की गुंजाइश बहुत कम रह जाएगी। वहीं पर चुनाव आयोग ने EVM के संचालन और फिर मतगणना प्रबंधन को लेकर के सभी चुनाव कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। इसके साथ ही मतदाताओं को भी मशीन के इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि मतदान वाले दिन कोई भी परेशानी ना हो। वहीं पर बिहार में पंचायत चुनाव आम तौर पर 10 चरणों में होते हैं, लेकिन मल्टी पोस्ट EVM आने से मतदान का गति पहले से अधिक तेज होने की उम्मीद है। आयोग का कहना है कि यह तकनीक चुनाव प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव लाएगी और ग्रामीण लोकतंत्र को और मजबूत करेगी। दोस्तों, इस बार पंचायत चुनाव तय समय पर किया जाएगा, जहां ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार तय समय पर पंचायत चुनाव होंगे। साल 2026 में इस बार चुनाव होने वाले हैं और ये तय समय पर होगा। जब पिछला पंचायत चुनाव 2021 में कराया गया था और फिर पंचायत राज अधिनियम के अनुसार इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि मुखिया सहित पंचायत प्रतिनिधियों का अगला चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच संपन्न कराया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन पंचायत राज विभाग और फिर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजनीतिक हलकों में भी चर्चा है कि फरवरी-मार्च 2026 तक निर्वाचन प्रक्रिया की घोषणा संभव है, जिसके बाद पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आने वाले पंचायत चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगी। जब बिहार पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत हर साल पर आरक्षण में परिवर्तन किया जाता है और ये परिवर्तन सीधे सीधे सीटों के सामाजिक समीकरण पर प्रभाव डालता है। इसका मतलब यह है कि कई पंचायतों में सीटें सामान्य से महिलाओं, SC/ST पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है, और कई आरक्षित सीटें फिर से सामान्य श्रेणी में भी लौट सकती है। यही कारण है कि संभावित उम्मीदवार अपने पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या, जातीय संरचना और फिर आरक्षण संभावनाओं पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। वहीं पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पंचायत चुनाव को केवल ग्रामीण राजनीतिक तक सीमित समझना बड़ी भूल होगी। जब पिछले कई वर्षों में मुखिया का पद क्षेत्रीय समाज और फिर सत्ता के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। विकास योजनाओं की स्वीकृति से लेकर के छोटे बड़े पंचायत स्तर के फैसले तक मुखिया की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। यही वजह है कि कई पंचायतों में पंचायत चुनाव विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव से भी अधिक चर्चा में रहते हैं। वहीं पर संभावित प्रत्याशियों के लिए विशेषज्ञों की सलाह है कि तैयारियां अभी से ही शुरू करें। जीत केवल चुनाव के 20-30 दिनों के प्रचार पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पूरे 5 वर्षों में उम्मीदवार की सामाजिक उपलब्धता, व्यवहार, पंचायत के लोगों से संबंध और फिर जन समस्याओं में भागीदारी अहम भूमिका निभाते हैं। जो प्रत्याशी 2026 में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में जनसंपर्क तेज करना चाहिए। जब गांव की समस्याओं को नजदीकी से समझें, पंचायत के विकास कार्यों पर स्पष्ट विजन रखें और फिर सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाएं। वहीं पर नामांकन प्रक्रिया में दस्तावेजों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। पिछली बार कई प्रत्याशियों को समय पर कागजात पूरे न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसलिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र और फिर बैंक विवरण पहले से तैयार रखना आवश्यक है। इसके साथ साथ खर्च सीमा पर भी विशेष ध्यान देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग मुखिया पद के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 1,25,000 निर्धारित कर चुका है, यानी कि 1,25,000 रुपए ज्यादा
से ज़्यादा मुखिया चुनाव में खर्च किया जा सकता है। और फिर उम्मीदवार को हर खर्च का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इस बार आयोग की मॉनिटरिंग पहले से अधिक सख्त रहने की संभावना है। वहीं पर कुल मिलाकर के साल 2026 का पंचायत चुनाव सामुदायिक संतुलन, नए आरक्षण रोस्टर और फिर प्रत्याशियों की रणनीति तीनों मोर्चे पर बेहद दिलचस्प रहने वाला है। जब पंचायत की सत्ता गांव-गांव की राजनीति की रीढ़ है और फिर यही कारण है कि आने वाले महीने में पूरे बिहार में मुखिया चुनाव की तैयारी ग्रामीण स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लगातार किशनगंज के अलग अलग रेड लाइट एरिया में बाहर से लड़कियां ला करके उसके साथ गलत काम कराया जा रहा है। जब कुछ दिन पहले आपने सुना होगा बहादुरगंज के बारे में, अब ताज़ा मामला किशनगंज खगरा रेड लाइट एरिया का है, जहां से यह मामला सामने आया है। यहां पर खगरा रेड लाइट एरिया से दरभंगा की एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने मुक्त कराया है। यह कार्रवाई एसपी सागर कुमार के निर्देश पर की गई है, जिसमें टीम ने छापेमारी करके लड़की को सुरक्षित निकाला और फिर देह व्यवहार से जुड़े हुए गिरोह के 11 सदस्यों को हिरासत में लिया। यह घटना एक बार फिर से साबित करती है कि सीमांचल का किशनगंज जिला तस्करों के लिए वर्षों से सुरक्षित ठिकाना बना रहा है और किस तरह संगठित नेटवर्क यहां लड़कियों को पकड़ करके दास्तां की तरफ ढकेलता है। जब पर जानकारी के अनुसार पीड़िता की कहानी बेहद दर्दनाक है। जब वे घर में विवाद के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जहां पर एक तस्कर ने उसे मदद का भरोसा देकर के फुसलाया और किशनगंज के खगरा रेड लाइट एरिया में बेच दिया। वहीं पर पुलिस जांच में सामने आया है कि इस नाबालिग को देह व्यापार के लिए तैयार किया जा रहा था। जिस घर से उसे बरामद किया गया वह लगातार बाहर से लड़कियों को ला करके बेचने के लिए कुख्यात माना जाता है। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनमें 5 महिलाएं भी शामिल है, जो रैकेट की सक्रिय सदस्य थी और फिर नाबालिगों को निगरानी में रखती थी। वहीं पर यह पहली बार नहीं है जब खगरा रेड लाइट एरिया से किसी लड़की की मुक्ति हुई हो। पिछले 4 सालों में 16 से अधिक बालिग और फिर नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने देह व्यापार की गिरफ्त से मुक्त कराया है। जब 3 साल पहले इसी रेड लाइट एरिया से 2 नाबालिगों को छुड़ाया गया था, जिनमें से एक को समस्तीपुर से जबरन लाया गया था। जब काउंसलिंग में उस लड़की ने बताया था कि कैसे तस्कर शादी, नौकरी और फिर अच्छी जिंदगी के झांसे देकर के बच्चियों को फंसाते हैं और किशनगंज पहुंचते ही उसे कैद और शोषण की दुनिया में ढकेल देते हैं। यह इससे पहले असम, पश्चिम बंगाल और फिर अन्य राज्यों से लाई गई कई लड़कियों को इसी इलाके से मुक्त कराया जा चुका है। दोस्तों, ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे किसी को धमकाते हुए नजर आते हैं। यह ठाकुरगंज से विधायक गोपाल अग्रवाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलेआम माइक पर धमकी भरे अंदाज में बयान देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में गोपाल अग्रवाल किसी व्यक्ति या समूह को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मैं पहले तो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब मैं धमकी दे रहा हूं। जब जमीन घिसकेगी तो कोई काम नहीं आएगा। इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों से लेकर के आम जनता तक चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। जब वीडियो में विधायक गोपाल अग्रवाल आगे कहते दिख रहे हैं कि अगर ठाकुरगंज की गंगा जमीनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। जब उनके शब्द थे कि अगर यहाँ की तहजीब को बिगाड़ने का प्रयास किया तो फिर तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बयान को कई लोग सीधे सीधे धमकी मान रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था को सख्ती से संभालने की चेतावनी बता रहे हैं। वहीं पर भाषण के दौरान विधायक ने यह भी कहा कि ठाकुरगंज में किसी जाति या धर्म को कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर वे सभी का साथ, सबका विश्वास के साथ काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने अराजक तत्वों, असामाजिक तत्वों, एंटी नेशनल और फिर एंटी सोशल एलिमेंट को लेकर के बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया और साफ कहा कि ऐसे लोगों के लिए ठाकुरगंज में कोई जगह नहीं है। वहीं पर वीडियो में एक और विवादित लाइन सामने आई है, जहां पर विधायक किसी को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि होश ठीक कर दूंगा तुम्हारा। ये स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। जब अवैध गतिविधियों पर बोलते हुए गोपाल अग्रवाल और कड़े तेवर में दिखाई दिए। उन्होंने रात 3 बजे बालू उठाने वालों को सीधे धमकी देते हुए कहा कि 3 बजे रात में बालू उठाते हो, अब ये चलने वाला नहीं है। किसी दिन ट्रैक्टर के साथ साथ तुम भी चले जाओगे। ये बयान अवैध बालू कारोबारों को लेकर के था, लेकिन भाषा की तीखी शैली ने इसे विवाद का विषय बना दिया है।